नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनएनयूबी लोहाघाट के तल्ला बेटा में स्टोन क्रशर लगाए जाने से नाराज ग्रामीण। डंपिंग जोन के लिए मांगी थी भूमि, पलायन की दी चेतावनी। देहरादून में 31 मई को किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। 38 कंपनियां योग्य पात्रों का करेंगी चयन, पंजीकरण कराना अनिवार्य। द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। चल विग्रह डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे कपाट। रुड़की में शुगर मिल नहीं कर रहा किसानों को गन्ने का भुगतान। 162 करोड़ रुपए हैं बकाया। मंत्री बहुगुणा ने भी इकबालपुर मिल के मैनेजमेंट को बताया फ्रॉड। और मंगलवार को उत्तराखंड में बिगड़ेगा मौसम। उत्तरकाशी और चमोली समेत 5 जिलों में बरसेंगे बादल। अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इन 25 सालों में कई विकास कार्य तो हुए, लेकिन दूसरी ओर ये प्रदेश कर्ज के तले डूबा हुआ भी है। राज्य के बनने के बाद से प्रदेश में एक कांग्रेस और भाजपा की ही सरकार रही है, लेकिन दोनों ही सरकारों में प्रदेश के विकास के लिए कई हजारों करोड़ों का कर्ज भी लिया गया। आज वित्त आयोग की बैठक के दौरान ये उम्मीद थी कि राज्य के अनुदान को स्थिर रखने को लेकर कोई मसौदा तैयार किया जा सकता है। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष ने यह जरूर कहा कि बाकी राज्यों की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है। फिस्कल डेफिसिट है वो जो भी, अगर ग्रोइंग स्टेट है या ग्रोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कंट्री अगर ग्रोइंग है तो थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट हमेशा, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, बिकॉज आप इन्वेस्ट करने के लिए बोरो कर रहे हैं। पर फिस्कल डेफिसिट इतना लार्ज नहीं होना चाहिए और इतना डेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आप उसको सर्विस करने में आपको दिक्कत हो, या सर्विस करने में ही आपका ज़्यादा पैसा चला जाए तो फिर आगे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर है, वो आप न कर पाएँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए अदर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बरहमपुर जट पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान मंगलौर क्षेत्र की जनता का जो भरपूर प्यार उन्हें मिला है वो उसका एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। इसी के चलते वो चुनाव के बाद से मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जाकर लोगों का आभार जता रहे हैं। साथ ही उन्होंने 8 जून को मंगलौर में होने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तिरंगा रैली को सफल बनाने का भी आह्वान किया। पहले हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करने का था, लेकिन इसके बाद ऐसा कार्य हो गया जो भारत का ही नहीं बाहर मुल्कों के लिए भी दिखाना पड़ता है। तो अब जो तिरंगा तो हम 8 तारीख को करने का फैसला किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी आके उसका संचालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो देशों को बता दें कि हिंदुस्तान कितना एक है और वो हर तरह से गलत के लिए गलत होकर तैयार है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के सम्मान में विशाल शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। किच्छा के पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य बाजार, दीनदयाल चौक, महाराणा प्रताप चौक और बरेली रोड होती हुई आवास विकास क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न हुई।
पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष सैलानियों की धर्म पूछकर हत्या किए जाने के बाद देश की जनता द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद भारतीय सेना ने योजना के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देश के तमाम क्षेत्रों में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर सेना का आभार जताया जा रहा है। कि कुछ समय पूर्व पहलगाम में हमारी बहन बेटियों के साथ जो उनके सिंदूर की मांग को उजाड़ा गया धर्म पूछ कर, उसमें हमारे देश के लोगों में बड़ा आक्रोश था, बड़ा गुस्सा था। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और तैयारी की और 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान को ये बता दिया कि हिंदुस्तान से अगर उलझेगा तो तुझे नैस्तो नाबूद कर देंगे। हमारे देश की सेना ने ऐसा काम किया कि पाकिस्तान के आतंकवाद को बहुत ही पूरे तरीके से जवाब दिया। तो इसी कार्यक्रम में हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उनका सम्मान हौसला बढ़ाने के लिए उनके एक शौर्य यात्रा हमारे किच्छा पुरानी गल्ला मंडी से निकाली गई और वो यात्रा पूरे मेन बाजार से होते हुए दीनदयाल चौक से होते हुए आवास घास में घूमते हुए आवास घास के लास्ट छोर पर उसका समापन हो गया। जो हमारे पहलगाम में जो हमारे नागरिकों को जाति धर्म पूछ के मारा गया, उसके लिए जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन है, हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और एक बहुत गर्व महसूस करते हैं हमारी भारतीय सेना पर। और साथ में मोदी जी ने जो सेना को खुली छूट दे रखी है उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे जो आज तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकाली गई, उसके लिए हम सैनिकों की बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक की थन्ना ग्राम सभा के तल्ला बेट्टा में ग्रामीणों को विश्वास के लिए बिना ठेकेदारों और प्रशासन के द्वारा स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है। इस बात की भनक लगते ही क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पूर्व पोस्ट मास्टर मान सिंह के नेतृत्व में स्टोन क्रशर का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, तो वहीं तल्ला बेट्टा के समस्त ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे और स्टोन क्रशर खुलने का विरोध करते हुए एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री और डीएम चंपावत को ज्ञापन दिया और स्टोन क्रशर नहीं खोलने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा डंपिंग जोन के लिए भूमि मांगी गई थी, लेकिन अब साजिश के तहत स्टोन क्रशर खोलने की तैयारी की जा रही है। रेत के डंपिंग के लिए किराए में ज़मीन ली थी वहाँ गांव वालों से। हमारे गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं, वो जानते नहीं हैं, तो उन्होंने जो है भाईबंदी के तौर पे घर घर जा कर के इन्होंने वो ज़मीन जो है किराए में ली। अब उस ज़मीन में ये लोग स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि गांव वाले बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो जो है स्टोन क्रेशर लगने से वहाँ का पूरा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। वन विभाग का जंगल है पूरा साल का, वो भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों की खेती पूरी ख़त्म हो जाएगी। आपको बता दें, रामनगर विकासखंड क्षेत्र के उदयपुरी चोपड़ा राजनगर में एक महिला का आरोप है कि एक नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर और अलमारी में रखे 5,000 रुपए ले लिए। हमले में महिला घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। रूम से निकल के आई थी तो वहाँ देखा कि सीढ़ी पे एक आदमी खड़ा था और उसने डांटा उटा मार रखा था। तो इसमें निकली, मैं कह रही उसे देख के घबरा गई, हाथ में चाकू को लग रखा था। तो वो मैं देख के चिल्लाई, मैं कौन है तो उसने एकदम से उसने चाकू से डरा दिया वो मेरे को। तो मैंने बचाव के लिए उसे चाकू पकड़ा तो उसने खींचा, मेरा हाथ भी कट गया। देखिए, 112 की सूचना मिली थी कि पिरुमदारा मेन बाजार में कॉलोनी में कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध के किसी महिला के यहाँ घर में घुसा था और उस पर हमला किया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और हमारे द्वारा तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी तहसील के निगम नाले के पास ग्रामीणों ने एक व्यक्ति द्वारा मार्ग रोकने की बात को लेकर उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामवासियों की आम सहमति से कच्ची रोड का निर्माण किया गया था।
कच्चे मार्ग पर जिला पंचायत से पुलिया निर्माण का काम भी चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा रास्ता रोका जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रास्ते में आवाजाही खुलवाने को लेकर उप जिलाधिकारी काला ढूंगी से आग्रह किया है। हमारा रास्ता एक महिला ने रोक रखा है, जिस वजह से हमें बहुत आपत्ति आ रही है आने जाने में, बच्चों को स्कूल ले जाने में, मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने में, घर के काम काजों में भी बहुत दिक्कत आ रही है। सर, वो काला ढूंगी का इतना गंदा पानी आता है, उसमें पैर रखने में भी गंदगी लगती है, पैरों में भी, और चलने में तो इतनी दिक्कत आती है। उसमें कितने बार तो गिर जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा पीठ में रख के ले जाना पड़ता है, मरीजों को चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। अब उसमें पुलिया का निर्माण हो रहा है, हम सोच रहे पूरे गांव वालों के लिए उसमें मार्ग खुल जाए, मगर एक महिला ऐसी दिक्कत कर रही है कि वो रास्ता नहीं दे रही है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं तहसील में, ताकि हमारा रास्ता खुल जाए और हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। ग्राम गुलजारपुर में एक पुलिया और रास्ते को लेकर एक परिवार द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और रास्ता बंद किया जा रहा है। इसी को लेकर के ग्रामीण यहाँ पे ज्ञापन भी दिया था, जो कुछ बातें भी रखी है। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है और कहा है कि मौका मुआयना करने के उपरांत यदि इसमें रास्ता है तो उसको तत्काल खुलवा देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज करणी सेना के जिलाध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर कुबेर तंबाकू कंपनी के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संगठन के जिला अध्यक्ष सूरज चौधरी ने बताया कि कुबेर कंपनी के मालिक द्वारा कुबेर तंबाकू के रैपर पर भगवान कुबेर का चित्र लगाया गया है, जो हिंदू भावनाओं के अपमान करने के बराबर है। उन्होंने बताया कि इस तंबाकू का सेवन करने के बाद लोग इस रैपर को जमीन पर फेंकने के साथ ही कूड़े में फेंक रहे हैं। रैपर पैरों से भी कुचला जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके द्वारा कुछ दिन पहले कोतवाली पुलिस को तहरीर भी सौंपी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले कई वर्षों से लगातार कुबेर बिक रहा है और कुबेर नशीला पदार्थ है, उस पर भगवान कुबेर का चित्र लगा है। बीती अभी 15/5/2025 को हमने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है कंपनी के खिलाफ और आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में करणी सेना द्वारा मांग की गई है कि कुबेर से भगवान जो कुबेर है, कुबेर तंबाकू से भगवान कुबेर का चित्र हटाया जाए, क्योंकि कुबेर नशीला पदार्थ है और नशीले पदार्थ पर कुबेर भगवान का चित्र लगा है और उसे व्यक्ति खाने के बाद में उसको नाली में और गंदगी में फेंकता है और उस पर सभी के पैर जाते हैं। ये संपूर्ण विषय आज मुख्यमंत्री साहब को भेजा और तहरीर भी दे दी है और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करिए। देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी, जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज सुबह श्री मदमहेश्वर जल विग्रह डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से श्री मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना हुई।
पूजा अर्चना विधि विधान से केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने चल विग्रह डोली को श्रीमद महेश्वर के लिए प्रस्थान करवाया। इस अवसर पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हकूकधारी और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा रविवार को आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले की चीन सीमा पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन किए। ये कहा कि शिव की नगरी अद्भुत है, इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद उनकी भी दिली इच्छा थी कि वो आदि कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें। आज उनकी ये इच्छा महादेव के आशीर्वाद से पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दर्शनों के बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा ने हिमवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत की। कहा, हमारे सजग आईटीबीपी के हिमवीर देश की रक्षा के लिए इन विषम परिस्थितियों में तैनात हैं, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज इन्हीं जवानों की बदौलत हमारा देश चैन की नींद सोता है। रुड़की इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने को कोई भी गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शह मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। चीनी मिल की समस्याएं बड़ी हैं। लगातार पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है। और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पर पिर जाए और उनको पेमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड में भीमताल में मौजूद है बटरफ्लाई म्यूजियम। यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और देश विदेश से सैलानी बटरफ्लाई म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में भीमताल की खूबसूरत वादियों में मौजूद ये बटरफ्लाई म्यूजियम है। यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर को 1886 में भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मेटसेक सीनियर ने बनाया था। इसका विस्तार उनके बेटे पीटर स्मेटसेक ने किया। रिसर्च सेंटर में करीब 4000 तितलियां और कीट पतंग को रखा गया है। इनमें कुछ तितलियां ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। पिताजी ने इसको 1940 के दशक में तितली का संग्रह शुरू किया, जो कि 2000 के आसपास मैंने बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर उसको बना लिया, क्योंकि इस पर रिसर्च हो रहा था तितलियों पर। और इसका मकसद ये है कि भारतीय तितलियों, पतंगों का, बाकी कीटों की जानकारी बढ़ाना। पीटर बताते हैं कि तितलियां न सिर्फ देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि ये इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। टोटल भारत में हमने 2015 में 1318 तितली आंके थे कैटलॉग में। ये बहुत बड़ी मात्रा में पौधों का सेल्यूलोज को जानवरों के प्रोटीन में बदलते हैं। उसमें बहुत मेहनत लगता है, तो ये इनका मेन काम है, कहे तो योगदान। और बाकी जो है पॉलिनेशन वगैरह का काम करते हैं। उत्तराखंड में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी घूमने जाते हैं। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो बटरफ्लाई म्यूजियम देखने जरूर जाएं। ये रिसर्च सेंटर हूबहू औपनिवेशिक शैली के बंगले की तरह है, जो गुजरे वक्त की याद दिलाता है। देवदार और बांज के जंगलों से घिरे इस बंगले के चारों ओर वन्य जीव आसानी से घूमते मिल जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड के फल व्यापारियों ने फैसला किया है कि वो तुर्की के साथ व्यापार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है।
तुर्की भारत का नियमित सेब निर्यातक है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय व्यापारियों ने कारोबार बंद कर दिया है। इसकी वजह से तुर्की को व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बंद हो रखा है तुर्की का सेवा। पहले ज्यादा बहुत आता था, बदल रहता था। तो इसकी पहले डिमांड होती थी सर? हाँ, डिमांड होती थी, बट अभी नहीं आ रहा, पीछे से ही बंद हो गया आना। अच्छा, तो इस तरह से विरोध हो रहा है, तुर्की का बहिष्कार हो, क्या कारण यही होगा? कारण यही है, और सही अच्छा कारण है कि विरोध ही होना चाहिए। ऐसे जब जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो इसी वजह से उसका बहिष्कार हो रहा है, और अच्छी बात है, बहिष्कार करना अच्छी बात है। देहरादून के फल व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्स बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की के सेब स्टोर करने और उन्हें बेचने से इनकार कर दिया है। खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी अब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों से आयात करने के बजाय भारत में उगाए गए सेब को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। डिमांड ठीक है, इंडिया में ठीक मार्केट है, टर्की के एप्पल की इंडिया में ठीक मार्केट है। तो सर अब क्या हो गया है कि आप बता रहे हो कि मार्केट ठीक है, अब उसको रिप्लेस कौन से कर सकते हैं? क्योंकि आप रिप्लेस अभी कश्मीर है, सीए स्टोर, और हिमाचल भी है, उत्तराखंड का लोकल भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेड ही है, थोड़ा क्वालिटी इशू आ जाएगा, लेकिन फिर भी पुरताई हो जाएगी। तुर्की से सेबों का निर्यात बंद होने से व्यापारी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। उन्हें अब दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर से आपूर्ति की उम्मीद है। मेजरली काम तो हम इंडिया का ही करते हैं। हिमाचल का सेब हो गया, कश्मीर का सेब हो गया, और आजकल वैसे आम वगैरह पे चल रहा है। आम, आड़ू, पीच वगैरह सब उत्तराखंड का ही सामान है ये तो। आपके बीच टर्की का कोई सेब आता है? नहीं, इम्पोर्ट स्टोर है मेरे पास, तो मेरे पास इम्पोर्टेड सामान बहुत आता है। तो लेकिन हमने 3-4 दिन पहले ही सबको बोल दिया कि टर्की के सामान हम लोग रखेंगे नहीं, स्टोर में भी रखेंगे हम सामान। तो अब यहाँ पे देखिए, आप गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे टर्की के सामान हम चेक करके भेज रहे हैं। टर्की सामान है तो हम उसको अंदर नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कैलिफोर्निया का, साउथ अफ्रीका का सामान आ रहा है, इम्पोर्टेड सामान, वही रख रहे हैं हम स्टोर में। इंडिया में बहुत सेब है, न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है, और अपना साउथ अफ्रीका से आ रहा है गाला। बहुत सेब है, सेब की कमी नहीं है। तुर्की से कोई अगर सेब नहीं आया तो इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में अपने पास ही बहुत प्रोडक्शन है। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर के सेब है, हिमाचल सेब है, ये भी काफी हद तक इसकी भरपाई? ये बहुत ज्यादा सेब है, ये भी तो बाहर जा रहा है, दुबई जा रहा है इंडिया का सेब, बांग्लादेश जा रहा है, हर जगह जा रहा है सेब। अब आप कोई आगे प्लान है कि टर्की का सेब मंगाने का? नहीं, हम तो अपने देश के साथ है जी, देश पहले है, सर्वोपरि देश। पाकिस्तान को तुर्की से मिले समर्थन के बाद पूरे देश में वहां के सामान और पर्यटन के बहिष्कार की अपील की जा रही है। फलों के व्यापारियों के अलावा संगमरमर और आभूषण उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने भी तुर्की से मंगाए गए उत्पादों को नहीं बेचने का फैसला किया है। यहां तक कि ईज माई ट्रिप और इक्सिगो जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने भी देश के लोगों को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह दी है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।